नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहां एक तरफ अनिका को रोहित से बात करनी थी क्योंकि रोहित को पता चल गया था कि अनिका ने उसकी पसंद का लाया हुआ गाउन नहीं पहना है, इसलिए अनिका भी अब उससे बात करना चाहती थी। लेकिन रोहित अब यहाँ पर सीधे सीधे अपने डिजाइनर से कह देता है कि कल अनिका वहाँ पर आएगी और अपनी पसंद से ही अपनी ड्रेसेस को करवा लेगी। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर नताशा अक्षय वर्मा के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही थी और इधर पेरिस में आयशा मारवा जो कि अभी यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो इधर उधर देखने लगती है। आयशा जब यहाँ पर इधर उधर देखती है तो उसे अपने पास अब रोहित यानी कि किंग दिखाई ही नहीं देता और अब वो यहाँ पर रोहित को ना पाकर अब आयशा मारवा यही सोचती है ये रोहित कहाँ गया है, मुझे क्या हो गया था। काश मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो अब तक मैं अपने पापा के बारे में जान पाती। अब चाहे जो भी हो मुझे रोहित से बात करनी ही है। आज मैं हर हाल में उससे अपने पापा के बारे में पूछ कर ही रहूंगी। आखिर कौन है मेरे पापा। काश वो भी इस दुनिया में हो, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में होंगे और मुझे उनके बारे में पता चल जाएगा फिर तो मैं अपने सारे सिकवे गिले एक बार तो उनसे जरूर करूंगी। यही सब सोचते हुए ही आयशा मारवा बेड से उठकर सीधा ही दरवाजे के पास जाकर अब उस दरवाजे को खोलकर उस कमरे से बाहर आ जाती है। जैसे ही आयशा यहाँ पर बाहर आती है तो वो देखती है कि दूसरी तरफ से सावित्री आयशा के लिए ही खाना लेकर उसी के कमरे की तरफ ही आ रही थी। यहाँ सावित्री जैसे ही आयशा के पास पहुंचती है तो अब सावित्री आयशा मारवा से कहती है, मैडम आप खाना खा लीजिए। अब सावित्री की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, सावित्री वो रोहित कहाँ है, क्या तुमने उसे कहीं देखा। इससे पहले कि सावित्री आयशा की बात का कोई भी जवाब देती तभी उसके फोन पर अब अनिका का ही कॉल आ रहा था। इसलिए यहाँ पर अपने फोन को देखकर अब आयशा ने स्क्रीन पर देखा तो वो कहती है, अनिका का फोन आ रहा है, मैं तुम्हारे फोन से उससे बात कर लूं। अब ये सुनते ही अब सावित्री कहती है, हाँ मैडम क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सावित्री के फोन पर ही यहाँ पर अनिका ने कॉल किया था जिसपे यहाँ पर आयशा मारवा ने अनिका के नाम को पढ़ लिया था। इधर ये कहते हुए ही सावित्री अब आयशा मारवा को अब अपने फोन को दे देती हैं ताकि आयशा मारवा अब अनिका से बात कर लें। और उसके बाद यहाँ पर अब आयशा अब फोन उठाकर हेलो कहती हैं तो अब आयशा को सामने से उन्हें आवाज आती है, आयशा माँ आप कैसी हैं। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब आयशा कहती है, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। वो क्या है ना अनिका कि तुमने यहाँ पर सावित्री को फ़ोन किया तो देखो मैं सावित्री के पास ही थी, तो मैंने क्या है ना कि मैंने सावित्री के फ़ोन पर जैसे ही तुम्हारा नंबर देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे बात करने लगी क्योंकि मेरा तुमसे बात करने का बड़ा ही मन कर रहा था। अनिका वैसे तुम कैसी हो, तुम सब ठीक तो हो ना। सावित्री यहाँ पर आयशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ माँ हम सब तो बहुत ही अच्छे से हैं, आप भी ठीक है ना। अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आयशा कहती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। इधर अब यहाँ पर आयशा अनिका और रोहित के रूम में अब अनिका से बातें करते हुए ही आ जाती है क्योंकि जो रूम यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस में स्पेशल रोहित और अनिका के लिए था आयशा उसी में आ जाती है क्योंकि वही रूम अभी उसे बात करते हुए पास लग रहा था। तो वहीं यहाँ पर अब सावित्री आयशा से कहती है, मैडम मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अब सावित्री की इस बात पर अब आयशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं अब अनिका आयशा से कहती है, माँ वो क्या है ना कि धनंजय पापा आपके बारे में पूछ रहे थे, वो आपसे बात करना चाहते हैं तो इसलिए आप एक बार धनंजय पापा से बात कर लीजिएगा। वो आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं और आपको पता है ना कि आज
क्या है, तो शायद इसीलिए ही वो आज मेरे कमरे में आपके बारे में पूछने के लिए आए थे। उनका बड़ा ही मन कर रहा था आपसे बात करने का। अब यहाँ पर अनिका की इस बातों को सुनकर अब आयशा मारवा अब अपने मन में ही सोचती है, क्या क्या सच में धनंजय मुझसे बात करना चाहते हैं। अब यही सोचते हुए इधर ये सुनते ही आयशा मारवा भी कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अनिका, तुम मुझे अपने धनंजय पापा की रिक्वेस्ट मुझे बता रही हो। हाँ, वैसे मैं उनसे बात कर लूँगी, तुम अपना आज का दिन एंजॉय करो। और हाँ, तुम अभी हमारे बारे में मत सोचो अनिका, क्योंकि आज क्या है ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। और अगर तुम्हारे धनंजय पापा ने तुम्हें ही रिक्वेस्ट क्यों किया, वो खुद भी तो कर सकते थे। अब आयशा की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, वो क्या है ना माँ कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा, तो इसीलिए पापा को लगा कि शायद मुझे आपके बारे में सब पता है, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था। इस बात पर अब यहाँ पर आयशा कहती है, ठीक है अनिका, तुम अपना एंजॉय करो, मैं धनंजय से बात कर लूँगी। और हाँ, अपना ख्याल रखना। इधर अब यहाँ पर आयशा मारवा की इन बातों को सुनकर अब अनिका भी कहती है, हाँ माँ, और हाँ ध्यान रहे, प्लीज़ प्लीज़ आज का दिन ख़त्म होने से पहले आप पापा से बात कर लेना, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आज का दिन ख़त्म होने से पहले ही आप उनसे बात कर लेंगी, इसलिए प्लीज़ याद करके उनसे बात कर लेना। अब यहाँ पर ये कहते हुए ही यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा इधर से अब फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने ही वाली थी कि तभी अब उन्हें दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अनिका किससे बात कर रही हो, अंदर चलो। इधर जैसे ही ये बात अभी ये सुनते ही, तो ये आवाज़ सुनते ही आयशा मारवा को एक जोर का शौक लगता है, क्योंकि ये आवाज़ पीछे से रोहित की थी, जो अनिका को बुला रहे थे कि अनिका अंदर आ जाओ इधर। क्योंकि आयशा मारवा अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका यहाँ पर नहीं है, लेकिन रोहित तो यहाँ पर है, इसलिए जब उसे रोहित की आवाज़ वहाँ पर सुनाई दी तो यह आयशा के लिए बड़ा ही शॉकिंग था। और अब वो यहाँ पर हालांकि अभी कुछ नहीं कहती, अभी वो चुपचाप सावित्री का फ़ोन अब उसके हाथ में देने ही वाली थी कि तभी रोहित की आवाज़ सुनते ही अब उसके हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। इधर आयशा मारवा का ये रिएक्शन देखकर अब सावित्री कहती है, क्या हुआ है मैडम, सब ठीक तो है ना, क्या कहा अनिका मैडम ने। अब सावित्री की इस बात पर अब आयशा मैडम कहती है कि हाँ वो कुछ नहीं, बस तुम अभी अपने फ़ोन से एक काम करो, मुझे तुम्हारे फ़ोन से फ़ोन करना है, क्या तुम्हारे फ़ोन में धनंजय का नंबर है। अब यहाँ पर आयशा की इस बात पर अब सावित्री कहती है, हाँ मैडम, धनंजय सर का मेरे फ़ोन में नंबर है। तो अब यहाँ पर आयशा कहती है, ठीक है, तो फिर तुम अपने फ़ोन से ही धनंजय को वीडियो कॉल कर दो, क्या तुम उन्हें वीडियो कॉल कर सकती हो। आयशा की इस बात पर अब सावित्री कहती है, हाँ मैडम, क्यों नहीं, 1 मिनट रुकिए, मैं भी उन्हें वीडियो कॉल कर देती हूँ। और ये कहते हुए ही सावित्री अब अपने फ़ोन को ज़मीन से उठाती है और उठाकर अब वो उसे धनंजय पीरामल के नंबर पर अब उन्हें वीडियो कॉल लगा देती है। और जैसे ही यहाँ पर वीडियो कॉल के लिए धनंजय के फ़ोन पर रिंगिंग दिखाई देता है, तब यहाँ पर आयशा मारवा को अब वो अपना फ़ोन फिर से दे देती है और कहती है, मैडम लो, आप इनसे बात कीजिए, और हाँ देखो मैं भी बाहर जा रही हूँ, साथ ही साथ आप अपना खाना भी खा लीजिएगा, वो क्या है ना कि खाना ठंडा हो जाएगा, मैं बस तब तक थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। इधर सावित्री की ये बात सुनते ही आयशा मारवा भी कहती है, ठीक है सावित्री, मैं अपना खाना खा लूँगी। यहाँ पर इतना कहने के बाद सावित्री अब उस रूम से बाहर निकलकर जाने लगती है। और इधर यहाँ दूसरी तरफ धनंजय पीरामल ने अभी अपना फ़ोन रिसीव कर लिया था। सामने धनंजय पीरामल से जैसे ही धनंजय पीरामल ने अपना फ़ोन रिसीव किया तो धनंजय को देखकर अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, कैसे हो तुम। अब इधर इतने दिनों के बाद आयशा को वीडियो कॉल पर देखकर तो धनंजय के दिल में एक सुकून था, लेकिन अब वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए वो सबसे पहले यहाँ पर आयशा की बात का जवाब देता है कि
तुम कहाँ हो आयशा? और किस गुफा में हो तुम? हाँ, मुझे तुम उस गुफा का एड्रेस दो सबसे पहले तो, क्योंकि देखो आयशा, मुझे तुम्हारे पास आना है और उसके बाद हम दोनों साथ में ही संन्यास लेंगे। क्योंकि देखो आयशा, तुम इस तरह से मुझे अब इस उम्र में अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो। मैंने पहले ही अपनी उम्र के 15 साल ऐसे ही गंवा दिए हैं। तो देखो आयशा, मैं अब और नहीं गंवाना चाहता। इसलिए तुम जिस गुफा में भी बैठकर सन्यासन बनी हो ना, तो सबसे पहले तो मुझे उसका एड्रेस दो, क्योंकि अब हम सन्यासी दोनों ही बनेंगे। इधर धनंजय की ये बातें आयशा मारवा को समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर धनंजय उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन अब काफ़ी सोचने के बाद वो आयशा इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि शायद आयशा ने उसे इतने लंबे समय से बात नहीं की, इसलिए शायद धनंजय उससे ये सब कह रहा है। और इस बात को सोचते हुए अब आयशा मारवा के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और अब आयशा कहती है, ठीक है, गुफा का एड्रेस देती हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि किसने कहा है कि मैं संन्यास ले रही हूँ धनंजय? हाँ, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा। तुम ऐसा कैसे समझ सकते हो कि मैंने संन्यास ले लिया? आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कोई क्या ही मुझे बताएगा आयशा, तुम्हारी हरकतें ही बता रही है कि तुम एक सन्यासन बन चुकी हो। तुम्हें अब इस मोह ममता माया से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब खुद ही देखो ना, तुम्हारे होते हुए भी मुझे आज यहाँ पर वैलेंटाइन के दिन अकेले कॉफी पीनी पड़ रही है। सच में आयशा, तो अब मैं क्या समझूं? अरे अगर तुम्हें कुछ फर्क पड़ता तो तुम आज यहाँ मेरे साथ इस समय होती। देखो ना, सभी के सभी कपल एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो यहाँ पर आज भी अकेला बैठा हुआ हूँ। धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, हाँ तो अच्छी बात है ना धनंजय। यहाँ कुछ देर तक अब धनंजय पीरामल और आयशा मारवा एक दूसरे से बात करते हैं। तभी यहाँ पर धनंजय पीरामल अब फिर से आयशा से कहते हैं, आयशा 1 मिनट, मुझे लगता है कि कोई बाहर है। देखो आयशा, मैं एक बार देख कर आता हूँ। अब धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, ठीक है धनंजय, एक बार देख लो। और वहाँ इधर दूसरी तरफ ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल ने जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला तो यहाँ पर उसके रूम के बाहर तीनों ही बच्चे खड़े हुए थे। तीनों बच्चों को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे आप यहाँ पर चारों, क्योंकि इन तीनों बहन भाई के साथ साथ लतिका भी यहाँ पर आई हुई थी। ये सुनते ही अब रिया कहती है, हाँ दादू, हम तो देखो ना आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो कितना समय हो गया ना आपसे मिले हुए। रिया की ये बात सुनते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं, सीरियसली रिया, बहुत समय हो गया। अरे गुलेरिया परिवार में मैं तो मिलने के लिए आता ही रहता हूँ ना, तो फिर भी। अब यहाँ पर रिया कहती है, अरे दादू, हाँ आते हो, लेकिन अब देखो ना हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आने के बाद तो हम आपसे अभी मिल रहे हैं ना। और ये कहते हुए ही अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल थी। इधर धनंजय पीरामल भी अब रिया की बात को सुनकर कहते हैं, हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, एनीवे चलो आओ अंदर। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर सभी धनंजय पीरामल के रूम के अंदर आ जाते हैं। तो वहीं इधर सामने टीवी पर देखते हैं तो इधर अपनी दादी माँ को देखकर अब रिया तो टीवी को एक हक करते हुए कहती है, हेलो दादी माँ, आप कैसी हो? क्योंकि यहाँ पर जब सावित्री ने धनंजय को कॉल किया था तो जब धनंजय ने यहाँ पर आयशा मारवा को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो अब वो अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर देते हैं ताकि उसे आयशा और भी अच्छे से बड़ी बड़ी दिखाई दे। इसलिए अब बच्चों ने जैसे ही टीवी पर अपनी दादी माँ को देखा तो वो अपनी दादी माँ से बात करने लगते हैं। और अब यहाँ पर रिया, क्योंकि रिया का तो नेचर था हमेशा ही अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने का, इसलिए यहाँ पर अब रिया सीधे सीधे कहती हैं, दादी माँ आप कैसी हैं? और आपने मुझे मिस किया।
देखो आप यहाँ पर नहीं हैं तो मैं तो आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। अब रिया की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, हाँ मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, लेकिन एक मिनट बच्चों, क्योंकि देखो अब फ़ोन की स्क्रीन मेरे लिए छोटी पड़ रही है और मैं आप सबके चेहरों को एक साथ नहीं देख पा रही हूँ। एक मिनट, मैं भी एक बार इस फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर देती हूँ, उसके बाद भी मैं भी टीवी से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो अपने बच्चों को थोड़ा सा क्लोज से देखना है ना। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा भी अब सामने की टीवी की स्क्रीन को ऑन कर देती है और उसे अब सावित्री के फ़ोन को उस टीवी से कनेक्ट कर देती है। अब यहाँ पर आयशा मारवा को चारों ही बच्चे और उनके पीछे धनंजय पीरामल साफ साफ बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। इधर अलेक्जेंडर जो कि आयशा मारवा को ही देख रहा था, अलेक्जेंडर ने जब आयशा के पीछे के बैकग्राउंड को देखा तो अब वो समझ जाता है कि उसकी आयशा दादी माँ कहाँ है, इसलिए वो सीधा ही आयशा मारवा से कहता है, दादी माँ आप कहाँ पर हैं? आप बड़ी के पैलेस में हो। अलेक्जेंडर की इस बात का इससे पहले कि आयशा कोई भी जवाब देती उससे पहले ही अब आर्यन अलेक्जेंडर की बात को सुनकर अब यहाँ पर जवाब देता है, हाँ दादी माँ तो तुम्हारे बड़ी के पैलेस में ही है। वो क्या है ना कि मैं और दादी माँ तो वहीं पर ही थे डैड के साथ, इसलिए मैं और डैड वहाँ से आ गए हैं, लेकिन हाँ अभी दादी माँ वहीं पर ही हैं। यहाँ जैसे ही धनंजय पीरामल जो कि अभी कॉफ़ी पी रहे थे, उन्होंने जैसे ही अभी यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर की ये बातें सुनी तो धनंजय पीरामल अब अपनी कॉफ़ी तो अब वो ये सुनते ही एकदम से ही हैरान हो जाते हैं और कि आयशा अलेक्जेंडर के बड़ी के पैलेस में है, क्योंकि उसने एक बार पहले भी अलेक्जेंडर के मुंह से अपने बड़ी के बारे में सुना था, जब उसके बड़ी ने यहाँ पर सबके लिए गिफ्ट भेजे थे। उस समय धनंजय पीरामल को उसके बड़ी के बारे में जानने की तब भी इच्छा हुई थी और इवन उसे उससे जेलेसी भी हुई थी कि उसके बड़ी आयशा को गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। तो भी यहाँ पर जैसे ही अब उसने फिर से उसके बड़ी का नाम सुना तो धनंजय पीरामल के दिमाग में तो बहुत सारे ही सवाल चलने लगते हैं कि आखिर आयशा अलेक्जेंडर के बड़ी के पैलेस में क्या कर रही है, आयशा वहां पर क्यों गई है, आखिर उसका उसके बड़ी के साथ क्या कनेक्शन है। पहले भी उसके बड़ी ने आयशा के लिए गिफ्ट भी भेजे थे, को आखिर कौन है ये अलेक्जेंडर का बड़ी, इससे तो मुझे भी मिलना ही होगा। आखिर वो ऐसे कैसे आयशा को अपने पैलेस में रख सकता है। और चलो उसका तो समझ में आता है, लेकिन आयशा ऐसे किसी भी अनजान आदमी के पैलेस में कैसे रह सकती है। इधर धनंजय पीरामल का तो एकदम से दिमाग ही हिल गया था। कहाँ आज के दिन वो आयशा को मिस कर रहा था, इधर आज के दिन आयशा से बात करके उसे इतना सुकून भी नहीं मिला था अभी तक कि अभी उसके मन में फिर से उथल पुथल मच गई थी, जिसने उसके पूरे के पूरे मूड को ही खराब कर दिया था। तो इधर यहाँ पर अब रिया अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ आपको पता है दादी माँ, हर बार तो डैड मेरा और आपका गाउन सेम बनवाते थे ना, लेकिन इस बार तो उन्होंने मेरा और मम्मा का गाउन सेम बनवाया है। अब रिया की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है रिया, आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है ना। इस बात पर अब रिया कहती है, दादी माँ इस बार हो गया है। रिया की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने मन में ही सोचते हैं कि वो डिजाइनर वो गाउन मुझे दे रहा था, वो रोहित के कहने पर। ये सोचकर ही अब धनंजय पीरामल अब अपने सिर पर अपना हाथ मारते हैं और वो कहते हैं, रिया बेटा आपके पापा डिजाइन बनाते हैं, मतलब आपके डैड क्या फैशन डिजाइनर है। अब अपने दादाजी की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, नहीं दादू, मेरे डैड कोई फैशन डिजाइनर नहीं है, लेकिन हाँ वो अपनी प्रिंसेस के लिए, अपनी क्वीन के लिए और हाँ अपनी सुपर क्वीन यानी कि दादी माँ के लिए फैशन डिजाइनर बन जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई स्पेशल ओकेजन आता है, कोई फेस्टिवल आता है या कोई पार्टी आती है, तो पता है दादाजी मेरे डैड हम तीनों के लिए अलग अलग डिजाइनर कपड़े बनवाते हैं। और सबसे बड़ी खास वो
वो डिजाइन खुद सेलेक्ट करते हैं, वो खुद बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइनर ड्रेस को बनाता है। यहाँ रिया की ये बात सुनकर तो अब धनंजय पीरामल कहते हैं, एक तो पहले से ही मैं गिल्ट में था कि मैंने रोहित के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, क्योंकि रोहित ने वो गाउन बड़े ही प्यार से अनिका के लिए बनवाया था और जिसे मैंने अनिका पर ज़्यादा फोर्स करके उसे स्वाति के लिए दिलवा दिया। और अब ये सब सुनकर तो मुझे सच में अब ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने अनिका और रोहित के लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर दी है। हे भगवान, मैंने कितना गलत किया है। मेरी बेटी से रोहित नाराज तो नहीं हो गया है ना? क्योंकि अब रिया की बातों को सुनकर अब धनंजय पीरामल को अफसोस होता है कि अगर ऐसी बात है कि रोहित यहाँ पर रिया के लिए, आयशा के लिए और अनिका के लिए जब इन तीनों के लिए इतनी स्पेशल ड्रेस को डिजाइन करवाता था, तो मेरे बेटे ने वैलेंटाइन डे के लिए भी अनिका के लिए कितनी ही इमोशंस के साथ उसे गाउन को बनवाया होगा। और मेरे बेटे पर क्या बीती होगी जब अनिका ने उसके सामने वो गाउन नहीं पहना। क्या रोहित को इसके बारे में पता चल गया होगा? क्या रोहित ने नोटिस कर लिया होगा कि अनिका ने जो गाउन पहना था वो उसका दिया हुआ नहीं था, बल्कि वो मेरा दिया हुआ था? क्या होगा उनका? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों के बीच में कोई गलत फहमी आ गई हो, या रोहित इस बात से अनिका से नाराज ना हो गया हो। हे भगवान, अनिका तो पहले ही कह रही थी कि ये मिस्टर मारवा की पसंद का है, इसलिए मुझे ये हर हाल में इस गाउन को पहनना है। लेकिन देखो, मैंने ही अनिका को इतना मजबूर कर दिया कि उसको बेचारी को मेरी बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके ये गाउन भी तो उसकी माँ के लिए जा रहा था, इसलिए मैंने उसे भी ये सब करवा दिया। जहां धनंजय पीरामल को इधर ये सब सोचता हुआ देखकर अब आयशा मारवा हैरान हो जाती है और अब वो कहती है, क्या हो गया धनंजय, आप कहाँ खोए हुए हैं? अभी तक तो आपको बात करनी थी और अब आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी सोच में हैं। इधर आयशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब आयशा से कहते हैं, कुछ नहीं आयशा, वो क्या है ना कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इधर जैसे ही धनंजय ने ये कहा तो गलती से बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, क्या हुआ है दादू आप ठीक तो है ना? आप हमें बताइए कि क्या गलती हो गई। यहाँ पर अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब रिया और आर्यन ये दोनों भी साथ के साथ लतिका भी अब कहने लगती है, बड़े मामू क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? इधर सभी की ये रिक्वेस्ट सुनकर अब धनंजय पीरामल अब सभी को ही सब कुछ बताने लगते हैं कि उन्होंने सच में क्या किया है। अब वो यहाँ पर सच बता देते हैं कि अनिका आज रोहित के द्वारा डिजाइन किया हुआ गाउन पहनने वाली थी, लेकिन मैंने उसे इतना फोर्स किया कि उसने वो गाउन मेरे कहने से करण को दे दिया, स्वाति मल्होत्रा को देने के लिए, और मैंने आयशा के लिए गाउन बनवाया था वो मैंने अनिका को दे दिया। अब यहाँ पर वो सारी बातें डिटेल से बच्चों को और आयशा को बताते हैं। यहाँ बच्चे जैसे ही सारी बातें सुनते हैं तो वो सभी अब हैरानी से एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। तो वहीं अब सभी के कानों में अब आयशा मारवा की तेज आवाज आती है, धनंजय ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम ये कैसा कर सकते हो धनंजय? जब रोहित ने उस गाउन को अनिका के लिए बनवाया था तो ये हक तुम्हें किसने दिया है कि तुम अनिका से उस गाउन को तुमने मांगा ही क्यों? क्या सोच कर मांगा तुमने? इधर आयशा ने जैसे ही धनंजय से ये कहा तो इधर ये सुनते ही इससे पहले धनंजय कुछ भी कहते कि तभी सभी के सभी बच्चे शौक होकर अब बस अपनी दादी माँ को ही देख रहे थे, क्योंकि उसकी दादी माँ गुस्से में धनंजय यानी उसके दादाजी से बात कर रही थी। यहाँ आयशा मारवा जिस तरह से अभी धनंजय पीरामल को डांट रही थी उसे देखकर तो अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्ट्रिक्ट टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रही हो। जैसे कोई स्टूडेंट जब क्लास में सबसे बड़ी गलती कर देता है तो जिस तरह से एक टीचर स्टूडेंट को डांटती है, तो आज सेम उसी प्रकार ही आयशा धनंजय को डांट रही थी। और धनंजय बस एक इनोसेंट बच्चे की तरह चुपचाप आयशा मारवा की डांट को सुन भी रहे थे। इधर अपने दादू को इस तरह से बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर इस तरह से डांट सुनता हुआ देखकर अब चारों बच्चे को जोर से हंसी आ रही थी। लेकिन अब वो यहाँ पर, क्योंकि उसकी दादी को पहले से ही गुस्सा आया हुआ था, वो चारों ही अभी यहाँ पर अपनी हंसी को
छुपा रहे थे और वो सभी अब अपने मुंह पर हाथ रखकर अब अपनी स्माइल को भी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और इधर आयशा मारवा अब धनंजय से कहती है, धनंजय देखो, अगर मेरे बेटे रोहित और अनिका के रिश्ते के बीच में कोई भी दरार आई ना तुम्हारे इस गाउन की वजह से, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ तुम ही होगे, क्योंकि तुम्हें कोई भी हक नहीं बनता है उन दोनों के बीच में आने का। क्योंकि ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि रोहित जब अनिका के लिए कुछ भी करता है तो अपनी पूरा जी जान लगा कर करता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है धनंजय कि रोहित के लिए अनिका की एक एक ड्रेस कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। वो एक एक डिज़ाइन ऐसा सेलेक्ट करके बनवाता है ना कि जिसमें अनिका किसी भी ओकेजन में सबसे अलग लगती है, और तुमने वही चीज़ उससे ले ली। अब ये कहते ही अब आयशा मारवा अब चारों ही बच्चों को अब फ्लाइंग किस दे देती है, क्योंकि अब यहाँ पर आयशा मारवा को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर धनंजय ने उसके बेटे रोहित और अनिका के साथ क्या किया। तो वहीं जब आयशा मारवा यहाँ चारों बच्चों को फ्लाइंग किस बाय करने के लिए देती है, तो वहीं चारों बच्चे भी अब बदले में उन्हें फ्लाइंग किस करते हैं। और इधर यहाँ पर ये सब करते हुए आयशा मारवा बच्चों को बाय कहकर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर फोन के डिस्कनेक्ट होने के बाद धनंजय जो भी अभी चुपचाप बस वहां पर स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे, तो इधर अब यहाँ पर चारों बच्चे बस अब अपने दादाजी को ही देख रहे थे। और अब यहाँ पर धनंजय पीरामल जब चारों ही बच्चों को इस तरह से अपने आप को घूरता हुआ देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन अब वो कहते हैं, क्या आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूं मैं। अब अपने दादाजी की ये बात सुनते ही अब प्रिया कहती है, हाँ दादाजी, आइडिया तो है, आइडिया क्यों नहीं है, क्यों ना हम सभी मिलकर मोम और डैड के रूम को डेकोरेट करें, उनके लिए सरप्राइज हो जाएगा ये। क्योंकि देखो मोम और डैड तो अभी यहाँ पर हैं भी नहीं, और जब वो यहाँ पर वापस आएंगे और तब उन्हें अपना कमरा इस तरह से डेकोरेट मिलेगा तो सच में वो बहुत ही खुश होंगे। अगर उनके बीच में इस गाउन को लेकर कोई नाराज़गी भी आई होगी तो देखना वो भी ख़त्म हो जाएगी। रिया की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ रिया, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। और ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर भी कहता है, आप लोग ऐसा करो, स्टोर रूम से डेकोरेट करने वाले कुछ सामान को लेकर आ जाइए, तब तक मैं गार्डन से कुछ फ्रेश फ्लावर को लेकर आता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लावर से भी रूम को डेकोरेट करेंगे। क्योंकि वो क्या है ना कि मम्मी का नेचर के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव है, इसलिए जब उनके रूम में फ्रेश फ्लावर्स होंगे तो सच में उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ ये भी सही आइडिया है, और उनके लिए डिनर आज मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूँगा, क्योंकि मैं आज उनके लिए इतना अच्छा डिनर बनाऊंगा कि उनके मन के सारे गिले शिकवे जो अगर हुए भी हैं तो वो दूर हो जाएंगे। इधर अपने दादू की इस बात पर प्रिया कहती है, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है दादाजी, देखो ना हम सबके आइडिया कितने अच्छे निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर अब सभी ये अपना प्लान बनाने के बाद सभी अब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा जो कि अभी भी आयशा के पास अभी सावित्री का फ़ोन था, इसलिए आयशा अब जब उसे धनंजय से बात होने के बाद उसे ये सब पता चला तो अब आयशा भी थोड़ी सी और टेंशन में आ गई थी। उसे अब रोहित और अनिका की फिक्र हो रही थी, इसलिए सबसे पहले तो वो सावित्री के फ़ोन को अब साइड में रख देती है और वो यही सोचती है कि अनिका के साथ जब मैं फ़ोन पर बात कर रही थी तो मुझे ऐसा क्यों लगा था कि वो आवाज़ पीछे से रोहित की थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, रोहित तो यहाँ मेरे साथ है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। क्या मुझे इसके बारे में अनिका से बात करनी चाहिए? नहीं। और एक मिनट, जिस तरह से धनंजय ने बताया कि अनिका के लिए रोहित ने वैलेंटाइन का गाउन बनवाया था, तो इसका मतलब यहाँ पर रोहित है या रोहित वहाँ पर है। ये सब क्या चल रहा है? क्या मैं इसके बारे में एक बार अनिका से बात करूँ? शायद अनिका ही है जो मुझे ये सारी ही बातें बता सकती है।
लेकिन नहीं नहीं, यहाँ पहले मुझे एक बार यहाँ देखना चाहिए कि रोहित यहाँ पर है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब मैं अपने होश में नहीं थी तब रोहित यहाँ से चला गया हो। अब यही सोचकर ही आयशा मारवा फिर से सोफे पर से उठकर अब दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोलकर बाहर निकलकर अब रोहित को ढूंढने लगती है, क्योंकि अब यहाँ पर आयशा मारवा को सबसे पहले रोहित को यहाँ पर ढूंढना था। अगर उसे यहाँ पर रोहित नहीं मिलता तभी वो अनिका को कॉल करने वाली थी। इधर इंडिया में गुलेरिया हाउस के फार्म हाउस पर रोहित और अनिका दोनों ने ही अब यहाँ पर मिलकर स्वाति मल्होत्रा के बर्थडे की प्लानिंग करने में ये दोनों ही बिजी थे। यहाँ पर वो सोच रहे थे कि बर्थडे पर वो स्वाति को किस किस तरह से सरप्राइज देंगे। इधर कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर रोहित अनिका से कहता है कि यहाँ का पूरा काम तो हो गया है अनिका, वैसे अगर तुम चाहो तो या तुम्हें कुछ और चेंजेस करने हैं तो प्लीज़ मुझे अभी बता दो। मैं अभी ही उन्हें कर दूंगा, क्योंकि एट ए टाइम पे फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अनिका। और 1 मिनट और, वैसे तुम पार्टी में भी मुझसे चेंजेस करवा कर शौक दे सकती हो। क्योंकि अब यहाँ पर रोहित फिर से उसी बात को कह रहा था जिस तरह का शौक आज अनिका की ड्रेस को देखकर रोहित को आज लगा था। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, वैसे आपका प्लान मुझे बहुत ही अच्छा लगा मिस्टर मारवा, और वैसे कल से डेकोरेशन भी शुरू हो जाएगा। मुझे आपके इस आइडिया में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ कल से तो सब कुछ शुरू हो ही जाएगा अनिका। वैसे यहाँ पर चिराग आ जाएगा सब कुछ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब कल से जो कुछ भी यहाँ पर डेकोरेशन का काम होगा वो सब कुछ चिराग की देखरेख में ही होगा, इसलिए किसी भी तरह की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है वैसे मिस्टर मारवा, चलिए ठीक है मिस्टर मारवा, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारा काम जो हम करने आए थे वो हो चुका है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका मैंने मारवा हाउस से गाड़ी मंगवा ली है, अब्दुल आ गया होगा गाड़ी को लेकर। अब ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा गाड़ी क्यों मंगवाई है? क्या आप वापस मारवा हाउस नहीं चल रहे हैं क्या? और अगर नहीं तो आप अब कहाँ जा रहे हैं? अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, वो क्या है ना अनिका, तुम्हारे लिए मुझे अपना डेयर जो कंप्लीट करना है ना, क्योंकि हम लड़कों के लिए भी तो डेयर था वो मैंने तो अभी तक पूरा ही नहीं किया है। यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आपका डेयर क्या है मिस्टर मारवा? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू अनिका। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपनी गाड़ी में जा बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तो वही अनिका बस यहाँ पर सामने खड़ी अब अब्दुल की तरफ ही जाने लगती है, और वहाँ जाने के बाद अब वो अब्दुल से कहती हैं, चले अब्दुल। इधर अनिका की इस बात पर अब अब्दुल भी कहता है, श्योर मैडम। और इधर ये सुनते ही अनिका अब गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, तो वहीं अब्दुल गाड़ी के दरवाजे को बंद करता है, और अब वो सामने वाली सीट के दरवाजे को खोलकर बैठ जाता है, और अब वो ड्राइवर से कहता है, मारवा हाउस के लिए गाड़ी को ले लो। इधर अब्दुल की ये बात सुनते ही वो ड्राइवर भी अभी मारवा हाउस की तरफ जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर हिमालय के रीजन में एक आदमी को धीरे धीरे अभी होश आ रहा था। जैसे ही उस शख्स की आंखें खुली तो वो सामने देखकर वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ पर है। यहाँ पर अब वो अपने दिमाग पर जोर लगा रहा था कि तभी अब उसके कानों में पियानो के बजने की आवाज़ आती है। तो अब वो समझ जाता है कि वो कहाँ पर है, और अब वो अपने बेड से उठकर अब अपने कदमों को नीचे ज़मीन पर रखता है। तो अब वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देता है, और इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो अब यहाँ पर बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद वो देखता है कि एक शख्स वहाँ पर बैठा हुआ पियानो बजा रहा था। तो वहीं अब एक आदमी कहता है, एक बुरी खबर है, हमें अब तक ये पता नहीं चला है कि महारानी ने अपनी लीगेसी किसे दी है। इधर ये सुनते ही अब वो आदमी अब अपनी उंगलियों को पियानो पर तेजी से अपनी उंगलियों को और भी दौड़ाने लगता है। उस पियानो की धुन
धुन से वो शख्स अब कहता है, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो इस पियानो की धुन से के सम्मोहन को तोड़ सकता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर इस दुनिया में आऊँगा। यहाँ वो शख्स इधर अपने दिमाग में यही सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है कि मुझे हर हाल में आकाश और आलिशा चाहिए। उनके ऊपर वार करो, अनिका गुलेरिया खुद आ जाएगी, क्योंकि जब मेरे पास आकाश गुलेरिया और आलिशा होंगी तो उन्हें बचाने के लिए अनिका तो खुद ब खुद मेरे पास आ ही जाएगी और उसके बाद मेरा काम और भी ईजी हो जाएगा। और हाँ, मुझे V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला चाहिए। एक बार वो फॉर्मूला मुझे मिल जाए तो फिर तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ, अगर अनीकरण फार्मेसी नहीं मिल रही है तो उसे ब्लास्ट कर दो, क्योंकि इतने सालों से अनीकरण फार्मेसी को पाने के लिए हमने न जाने कितने ही प्रयास किए हैं, लेकिन अगर फिर भी वो हमारे हाथ में नहीं आ रही तो फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें उस अनीकरण फार्मेसी को ही ब्लास्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी छिपा रखा है, जो हम उसमें ढूंढना चाहते हैं, अगर वो हमारे हाथों में नहीं आया तो मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के भी हाथों में लगे, क्योंकि अगर वो हमारे दुश्मनों के हाथ लग गया, यानी कि अनिका के हाथ लग गया किसी और के, तो फिर तो हमारे दुश्मन हमारे से और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए अब अनीकरण फार्मेसी को ब्लास्ट करना और भी जरूरी हो गया है। लेकिन उससे पहले किसी भी तरह से चाहे कुछ भी करो, यहाँ पर आकाश गुलेरिया और उस फ्रांस की महारानी कविन आलिशा को यहाँ मेरे सामने लाकर मौजूद करो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ये चूहे और बिल्ली का खेल और नहीं खेल सकता हूँ। अरे मेरे पास अच्छा खासा मौका था, लेकिन उस समय वो मेरे हाथों से निकल कर चले गए, लेकिन इस बार नहीं। अब की बार तो उस अनिका को मैं बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा।